हमारी रहीम बच्चों, आज का जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर कौन सा है ये? 21, डेवलपमेंट एंड एजिंग। इसमें हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, एक डेवलपमेंट के बारे में और एजिंग के बारे में। एजिंग बुढ़ापे को कहते हैं आप, इसमें आप लोगों के नेगेटिव फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे पहले तो हम देखते हैं डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट इज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ इन साइज। डेवलपमेंट की पहली कंडीशन क्या है? साइज में ग्रो होना, ये बड़ा होना, एंड मैस यानी हुजम में भी क्या होना? इजाफा होना, एज वेल एज गोइंग डिफ्रेंसिएशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम, और इसमें इस तरह साइज बड़ा होना कि ऑर्गन्स भी बनने। ठीक है, एस्टैब्लिश इन एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो जो एम्ब्रियोनिक पीरियड यानी पैदा होने से पहले जो ग्रोथ होती है, डिफ्रेंसिएशन होती है, ऑर्गन बनते हैं, इनको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, अब याद रखना इसमें ग्रोथ इन साइज है। ग्रोथ इन साइज और इसमें ग्रोथ में और डेवलपमेंट में फ़र्क होता है। यानी ग्रोथ कहते हैं हम लोग इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, यानी एक चीज़ जो बढ़ गई वो वापस पीछे। अब गुब्बारे में भी हवा भर सकते हैं, लेकिन गुब्बारे में जो हवा भरेंगे उसका साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। लेकिन हवा निकालेंगे तो फिर ये दैट मीन्स इट इज़ रिवर्सेबल। ग्रोथ इरिवर्सेबल होती है, एक्सपेंशन जो है वो रिवर्सेबल होती है। डेवलपमेंट में ग्रोथ भी होती है, ऑर्गन्स भी बनते हैं, ठीक है, तो मैस भी इजाफा होता है। जैसे यहाँ डेफिनेशन आ रही है, द पॉजिटिव चेंजेस विच लीड एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स जाइगोटिक स्टेज। वो तमाम पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है, जो कि जाइगोट से लेके अडल्ट तक चलती है, एंड फर्दर ग्रोथ लीड्स टू एन ऑर्गेनिज्म टू इट्स फुल साइज। ये ग्रोथ की डेफिनेशन है। अल्टीमेटली वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक फुल साइज का ऑर्गेनिज्म लाइक इट्स पेरेंट्स वो हो जाएगा। बासर में आ गई है। तो ये है हमारे पास ग्रोथ आ जाएगी। ये है डेवलपमेंट की डेफिनेशन। जबकि एजिंग क्या है? एजिंग है द पॉजिटिव चेंजेस बिकम नेगेटिव, यानी जो जो आपकी अच्छी चेंजेस हैं, आप लोगों की हाइट बढ़ रही है, आप लोगों की स्किन की डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये चीज़ें बजाय पॉजिटिव रहने के कहाँ चली जाएंगी? नेगेटिव की तरफ। आपकी ग्रोथ कम हो जाएगी, आपका विजन कमज़ोर हो जाएगा, आपकी माइटोसिस कम हो जाएगी। तो जो चीज़ें अच्छी चीज़ें थी वो जब नेगेटिव में चला जाना शुरू हो जाएंगी तो उसको हम लोग बुढ़ापा या एजिंग बोलेंगे। तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। एम्ब्रियो कैसे बनता है? तो द प्रोग्रेसिव चेंजेस विच आर अंडरगोन बिफोर एन ऑर्गेनिज्म, वो स्टेप बाय स्टेप वो तब्दीलियां जो कि होती हैं एक जानदार के अंदर, और यहाँ तक कि वो एक अडल्ट फॉर्म इख्तियार कर लेता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यानी एम्ब्रियो के बनने से लेके जाइगोट एम्ब्रियो करते 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 आखिर अल्टीमेटली पैदा होगा, फिर उसके बाद एक अडल्ट की फॉर्म। तो इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आ जाएगा। जैसे स्टेजेस क्या हैं? सबसे पहले पता है आपको जाइगोट बनता है। जाइगोट में दो चीज़ें, एक स्पर्म और एक एग का फ्यूजन होता है। फिर जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होती है, सेल 1 से 2 में जाते हैं, 2 से 4 में जाते हैं। फिर उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन, और उसके बाद बर्थ होगी, फिर ये अडल्ट बनेगा। द स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एट दिस स्टेज इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, यानी एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है मेडिकल साइंस के अंदर, उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। और इसका जो साइंटिस्ट होगा डेफिनेटली वो क्या कहलाएगा? एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहलाएगा। बासर में आ गई। तो सारी, क्योंकि हमने इस हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था फर्टिलाइजेशन पे था, अब हमारा जो ये चैप्टर है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर है। समझ आ गई जी बात की? ये चीज़ें अब समझने वाली हैं सारी की सारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसे मैंने अभी पीछे बताया आपको कि जाइगोट तो बनता है स्पर्म और एग के फ्यूज़ होने के बाद। उसके बाद शुरू क्या हो जाती है? माइटोसिस। माइटोसिस सेल की तकसीम को हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी क्या रहेंगे? सेम। तो माइटोसिस को हम लोग यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन इन जाइगोट, इसको क्लीवेज भी कहा जाता है। क्लीवेज आमतौर पे क्रैक पड़ने को बोलते हैं, दरार पड़ने को बोलते हैं। जैसे एक शीशा है, शीशे के ऊपर अगर लाइन पड़ जाए तो वो शीशा 1 से कितने में चला जाएगा? 2 में चला जाए। इसे क्लीवेज कहते हैं वैसे आम वर्ड्स में। ठीक है, और क्लीवेज का एक फ़ायदा ये भी है, या इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर शीशा है उसमें अगर दरमियान में अगर लाइन पड़ जाए, शीशे का साइज़ बड़ा रहेगा या उतना ही रहेगा? एक शीशा खिड़की का दरमियान से टूट जाए,
क्रैक आ जाए दरमियान से, टोटल शीशे के साइज पे उतना ही फर्क रहेगा। दो साइज कैसे कम होगा? क्रैक पड़ा है सिर्फ, साइज उतना ही रहेगा। यानी जितने मर्जी क्रैक्स पड़ जाए, एक से शीशा चला गया दो में, लेकिन फुल साइज उसका फिर भी क्या रहा? क्लीवेज में भी ऐसा ही होगा। यानी जैसे ये देखें, ये एक सेल था, अब एक सेल था, एक सेल से कितने सेल बने? दो। अब ये दो छोटे सेल बने हैं, लेकिन दोनों का जो वॉल्यूम है वो इसके बराबर है। दो से कितने में जाएगा? चार में जाएगा, और चार से कितने में जाएगा? आठ में। तो अगर आप देखें हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज इसको बोलते हैं, इस तरह की क्लीवेज को जिसमें इक्वल साइज के सेल्स बनते हैं तकसीम होने के बाद। अगर आप ये देखें, ये सेल था, ये दो में चला गया, फिर उसके बाद चार में चला गया, फिर किस में चला गया? आठ में चला गया। तो ये ऐसी क्लीवेज को क्या बोलते हैं? हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हॉलो का मतलब क्या होता है? होल, WHOLE, होल, कंप्लीट, कंप्लीट डिवीजन। बात फॉलो कर रहे हैं? इसकी एग्जाम्पल आपने लाजमी देनी है। बोनी फिश और एम्फीबियंस, इनके अंदर हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है, जबकि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और सम मैमल्स जो हैं उनके अंदर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होती है। अब ये ज़रा समझनी है बात यहाँ पे। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या होता है कि पूरे का पूरा सेल तकसीम नहीं होता। बेसिकली जो जाइगोट होता है, क्योंकि ये ऊपर जो आप रेड कलर में देख रहे हैं ये क्या चीज़ है? जाइगोट है, लेफ्ट साइड पे ऐसा ही है ना। और जाइगोट जो है वो तकसीम होता है। तो यहाँ पे जो जाइगोट होता है वो एक ख़ास जगह पे पड़ा होता है सेल के अंदर, और ये वाला यहाँ पे आप लोग देखें, सपोज ये जाइगोट है, ठीक है, इस जगह पे। तो इस जाइगोट पे जो सेल के अंदर मौजूद है यहाँ पे, ये बाकी जो हिस्सा होता है आप कहेंगे ये क्या है? ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। इनके अंदर जो है, जो हॉलोब्लास्टिक जो जानदार होते हैं जिनमें क्लीवेज होती है, उनके अंदर जो यॉक होती है, यॉक वो स्मॉल अमाउंट में होती है। पहली बात याद रखना, बहुत थोड़ी होती है। दूसरी बात यह है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे सेल में बराबर तकसीम होती है। जबकि वो जानवर जिनमें मीरोब्लास्टिक होती है, इनके अंदर ये है जाइगोट, ये जो आपको स्पॉट नज़र आ रहा है, और ये बाकी सारा का सारा जो है ये क्या होता है? मोस्टली ये यॉक होती है। तो यहाँ पे तकसीम, क्योंकि जाइगोट में तकसीम होती है, तो लिहाजा ये देखें उसकी सरफेस के ऊपर सेल एक से कितने में चले गए? दो में चले गए। सरफेस के ऊपर दो से किस में चले गए? चार में। यहाँ तकसीम होगी, ख़ास हिस्से पे तकसीम होगी, ठीक है, सेल के। पूरा सेल एज अ होल डिवाइड नहीं होता। बात दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? हॉलोब्लास्टिक में कंप्लीट सेल डिवीजन होगी, जबकि मीरोब्लास्टिक में ख़ास सेल के हिस्से में वहाँ पे तकसीम होगी। इस हिस्से को आमतौर पे हम लोग ब्लास्टोडिस्क भी बोलते हैं, ब्लास्टोडिस्क, जहाँ पे ये जाइगोट पड़ा होता है। तो यहाँ पे ये तकसीम होती है। ऐसे जानवरों को हम लोग बोलते हैं जिनमें इस तरह की क्लीवेज होती है, उन्हें कहते हैं मीरोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है जी, या इसमें मीरोब्लास्टिक सेल डिवीजन होगी। ये बात समझ में आ गई दोनों में? तो ये डायग्राम में आपने ज़्यादा कंसंट्रेट करना है ताकि आपको ज़रा ज़्यादा समझ में आए। ये हैंड वगैरह भी आ जाती है। ये आप देखें, दिस इज़ द यॉक, ये यॉक है। अब यॉक है, ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, आपको ये एग में खुद भी दिखाई देगा। जब इस एग को कभी आप तोड़ के रखेंगे तो यहाँ पे ये स्पॉट नज़र आ रहा है, ये है जी ब्लास्टोडिस्क। ये असल में ये है इसका फीमेल का एग है, ठीक है। और अगर ये फर्टिलाइज हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? जाइगोट। तो सेल की तकसीम पूरे यॉक में नहीं, बल्कि यॉक की ख़ास पोर्शन में ये सेल की तकसीम होगी, ठीक है ना। तो लिहाजा इसकी अपीयरेंस किस तरह की आएगी? इस तरह की आएगी, यानी इसी हिस्से में ही सेल की डिवीजन स्टार्ट होगी। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि आप ये कंसेप्ट बनाएं कि ये सेल है, ठीक है। बाकी जो है ये एक्सेसरी कवरिंग्स हैं जो कि इसको खुराक देने के लिए होती हैं, असल सेल ये है। तो ऑन द सरफेस ऑफ एवरी यॉक देयर कैन बी सीन अ टाइनी वाइटिश स्पॉट कॉल्ड एज ब्लास्टोडिस्क। ये ब्लास्टोडिस्क कहलाता है। दिस कंटेन अ सिंगल फीमेल सेल, दिस कंटेन द फीमेल सिंगल सेल, कौन सा? एग। ये बेसिकली क्या चीज़ है? ये एग है। बात फॉलो कर गए आप लोग? भाई समझ आ गई बात की? रिपीट कर दूं कोई बात? अच्छा जी, अब यहाँ देखें, यहाँ पे एक और बात आएगी कि
एग के दो पोल्स होते हैं, एक वेजिटल पोल और एक एनिमल पोल। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क ये है कि ये देखें, जो एग है, एग के अंदर आपको पता है यॉक भी होती है, ऐसे ही है। अब जिस साइड के ऊपर यॉक कंसंट्रेट करे, एग के जिस हिस्से की तरफ यॉक हो, उस हिस्से को क्या बोलना है? वेजिटल पोल। और ज़ाहिरी सी बात है, जो पोल इसके ऑपोजिट होगा वो पोल कौन सा कहलाएगा? एनिमल पोल। ठीक है, तो जिस तरफ कंसंट्रेशन होगी यॉक की वो वेजिटल पोल होगा, जो उसकी ऑपोजिट साइड होगी वो वेजिटल पोल होगा। तो द रीजन ऑफ द ओवम विच एक्सट्रूड्स, बहरहाल ये डेफिनेशन आपकी नहीं है, तो बस इसको अपने हद तक यही रखें। तो दो तरह के पोल्स होते हैं, एक वेजिटल पोल जिस हिस्से पे क्या होगा? यॉक होगी, उसका ऑपोजिट पोल कौन सा होगा? एनिमल पोल होगा। बात समझ में आ गई है जी? अब जो सेल डिवीजन है इसमें आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? पहला स्टेज क्या था? पहली स्टेज थी क्लीवेज। क्या चीज़ थी? क्लीवेज। क्लीवेज किसे कहते हैं? दरार पड़ना, एक से दो में जाना, डिवाइड होना। तो क्लीवेज सबसे पहले फर्टिलाइज एग है ये, जिसको आप जाइगोट बोलते हैं। उसके बाद एक सेल से कितने सेल बन गए? दो। हर सेल को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमेयर। पढ़ा था फर्स्ट ईयर में भी कि सेल फॉर्म्ड आफ्टर द सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट इज नोन एज ब्लास्टोमेयर। तो ये दो ब्लास्टोमेयर सेल आपके सामने मौजूद हैं। दो से ये कितने में चला जाएगा? चार में। चार के बाद ये कितने में चला जाएगा? आठ में चला जाएगा। ठीक है, जारी बता, आठ के बाद किस में जाएगा? 16 में जाएगा। यही कुछ ही होगा। अब होता क्या है? सेकंड स्टेज आ जाती है, ठीक है, एम्ब्रियो की। अब वो क्या है कि ये तकसीम होते होते, अब यहाँ पे भी एक बात फिर मैं बता दूं कि देखें, सेल चाहे जितने मर्जी तकसीम होते जाएं, सेल छोटे होते जाएंगे लेकिन उसका साइज जो है वो क्या रहेगा? उसके सेम रहेगा। करते करते ये एक गेंद बन जाएगा, द बॉल ऑफ सेल्स। एक पूरे सेल्स की ये गेंद बन जाता है। जब ये गेंद बन जाए, बॉल बन जाए, तो इस स्टेज को आप लोगों ने क्या बोलना है? मोर्यूला स्टेज बोलते हैं। एम्ब्रियो की दूसरी स्टेज कौन सी आ गई? मोर्यूला स्टेज आ जाती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अभी तक हमने क्या चीज़ पढ़ी? पहला फर्टिलाइजेशन, डिवीजन, 2, 4, 6, 8, 16, 32 होता होते 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 आखिरकार एक पूरी गेंद बन गई। और ये जो गेंद है, ये इस गेंद को आप क्या बोलेंगे? मोर्यूला। इसकी डेफिनेशन क्या हुई? द बॉल ऑफ सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट स्टेज आती है ब्लास्ट्यूला। मोर्यूला के बाद ये इंसानों में भी ऐसे ही होता है, परिंदों में भी ऐसे ही होता है, ब्लास्ट्यूला स्टेज आती है। ब्लास्ट्यूला स्टेज क्या होती है कि जो अंदर के सेल्स हैं, पहले तो ये क्या था? पूरी एक गेंद थी। पूरी गेंद से क्या मुराद है? बाहर भी सेल और अंदर भी सेल्स। लेकिन अंदर के सेल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मूव अपार्ट होना शुरू हो जाते हैं और अंदर जगह जो है वो खाली होना शुरू हो जाती है। जैसे आप देखें, ये सेक्शन काट के दिखाया गया है, जैसे आप प्याज को काटते हैं या अमरूद को काटते हैं। तो जब अंदर के सारे सेल्स ये अंदर से खाली हो जाएं, यानी बाहर से तो गेंद हो लेकिन गेंद अंदर से क्या हो? हॉलो हो, खाली हो, तो इस स्टेज को क्या बोलना है? ब्लास्ट्यूला स्टेज बोलना है। जैसे आपके सामने है कि ये देखें, ये पहले गेंद थी, अब गेंद जो है अंदर से क्या हो गई? खाली हो गई। खाली गेंद, आपको मिलता है खाली जगह को सील या क्या बोलते हैं? कैविटी। समझ आ गई ना? तो स्टेज है ब्लास्ट्यूला और अंदर जो खाली कैविटी है उसे क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसील। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसील। ये आमतौर पे फ्लूइड फील्ड होती है, इसमें लिक्विड भरा होता है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि इसके बाहर एक सिंगल लेयर की ये वाली दीवार, यानी बाहर वाली जो गेंद है उसकी दीवार सिंगल रह जाएगी, अंदर से सारे सेल क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। तो जो बाहर वाली जो लेयर है, बाहर वाली लेयर को बोलते हैं ब्लास्टोडम। डम मैंने लेयर। समझ आ गई? ठीक है, तो ये थर्ड स्टेज आती है एम्ब्रियो फॉर्मेशन में, जिसको हम लोग ब्लास्ट्यूला स्टेज, और ब्लास्ट्यूला के अंदर खाली जगह उसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील बोलते हैं। कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा जी, यहाँ पे फिर वो देखें, ब्लास्ट्यूला स्टेज को फिर देखें। अब यहाँ पे वही ये बाहर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, जिसको इन सिंगल लेयर ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं?
हाँ यहाँ पे ये अब क्यों कह रहे हैं, अभी हमने क्या यहाँ क्या कहा था, ब्लास्टोडर्म, अंदर सारी की सारी जगह क्या कही थी, खाली। अब यहाँ पे भी ये बाहर वाले जो सेल्स हैं, अब ये है एम्ब्रियो किसका, मैमल्स का, किसका, मैमल्स का, मैमल्स यानी आप लोग मैमल्स में आते हैं। तो इनके जो बाहर वाली जो ये लेयर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। समझ आ गई। और अगर आप गौर करें पिछले वाले इसमें और इस वाले में, कि अगर ये देखें इसमें सारी की सारी कैविटी अंदर से क्या है, खाली, लेकिन मैमल्स के अंदर एक और तब्दीली है, और ये कि इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, तकरीबन 30 to 40 सेल्स होते हैं जो एक साइड पे कंसंट्रेट करके रखे होते हैं। इसको बोलते हैं इनर सेल मैस बोलते हैं। ये सिर्फ मैमल्स में होगा, बाकियों में नहीं होता। बाकी यह है, देखें आपके सामने अंदर से बिल्कुल ये खाली है, जबकि यहाँ देखें इसके अंदर इनर। अब वहाँ पे आप लोगों ने इसको नाम रखा था, क्या रखा था, ब्लास्ट्यूला, ठीक है, जबकि यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट। सेम स्टेज है, लेकिन ये जो मैमल्स हैं, मैमल्स में इसको क्या बोलना है, ब्लास्टोसिस्ट बोलना है। बात फॉलो कर गए। और बाहर वाली जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। और अगर बर्ड्स वगैरह हों तो उसके अंदर ये बाहर वाली लेयर को क्या बोलेंगे, ब्लास्टोडर्म। असर में आ गई। डायग्राम पे फोकस करें। उसके बाद पैटर्न ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज वही टूटना, किस तरह की पैटर्न होता है। द यॉक कंटेन, पहले तो उसने बताया कि यॉक के अंदर क्या कुछ होता है। यॉक के अंदर प्रोटीन होता है, फॉस्फोलिपिड होता है और फैट्स होती हैं, चिकनाइयाँ। इनवर्टिब्रेट्स एंड सिंपल। इनवर्टिब्रेट्स वो जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, सिंपल कॉर्डेट्स, ठीक है, इनमें भी नहीं होती। हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ एग एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू। जैसे इनमें एग के अंदर जो यॉक होती है बहुत थोड़ी मिकदार में होती है, मैंने शुरू में बता दिया था, और पूरे सेल में इक्वली डिवाइड हुई होती है। जबकि वर्टिब्रेट्स, रीढ़ की हड्डी रखने वालों के जानवरों के अंदर, जैसे बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इनके अंदर यॉक एक जगह पे मौजूद होती है। उस पोल को मैंने क्या बताया था, वेजिटल पोल। द ऑपोजिट विल बी द एनिमल पोल। बात समझ में आ गई। द अमाउंट ऑफ द यॉक डिटरमिन द पैटर्न ऑफ क्लीवेज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी यॉक की अमाउंट होगी उस पर डिपेंड करेगा क्लीवेज कौन सी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो जानवर जिनमें यॉक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है उनमें कौन सी क्लीवेज बताई थी, कौन सी वाली, एक मीरो, कौन सी, होलोब्लास्टिक और मीरो। तो इनके अंदर जिनमें इक्वली हो वो किसमें कौन सी होगी, होलोब्लास्टिक। और इन जिनमें यॉक एक साइड पे ज़्यादा हो उनमें कौन सी होती है, मीरोब्लास्टिक। दोनों को समझ में आ गई। तो ये आपने, यानी जितनी यॉक की अमाउंट होगी उस पर डिपेंड करेगा पैटर्न ऑफ क्लीवेज, ठीक है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। अब उसके बाद क्या आता है, स्टेज 4 आती है। स्टेज 4 क्या है जी, गैस्टुलेशन। गैस्टुलेशन क्या है जी, इट इज सेकंड मेजर फेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ये बहुत एक मेजर फेज है। क्यों मेजर फेज है ये, सेकंड मेजर फेज क्यों है, क्योंकि इसमें जर्म लेयर्स बनती हैं, ठीक है। जर्म लेयर्स फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हम लोगों ने कि इनमें 3 तरह की लेयर्स बनती हैं जिनको हम कहते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और। तो सिंपल सी बात है कि अगर एम्ब्रियो के अंदर अगर ये 3 लेयर्स बनना शुरू हो जाएं तो इस स्टेज को आप लोगों ने क्या बोलना है, गैस्टुलेशन स्टेज। अब होता क्या है कि एम्ब्रियोस ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हॉलो बॉल ऑफ सेल ब्लास्ट्यूला इनटू 3 लेयर्ड, यानी इससे पिछली स्टेज कौन सी थी, ब्लास्ट्यूला, जिसमें क्या था, बाहर सेल थे, अंदर से वो क्या था, खाली। और मैमल्स में क्या था, बाहर लेयर थी ट्रोफोब्लास्ट की, अंदर क्या था, इनर सेल मैस। तो उससे अब किस स्टेज में ये जाएगा, गैस्ट्यूला में। गैस्ट्यूला कैसे साबित करेंगे, इसमें 3 लेयर्स बनती हैं, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। जैसे ये आपके सामने है, ये आपके सामने ब्लास्ट्यूला, तो गैस्ट्यूलेशन दिखाया गया है। अगेन ये बाहर जो है सेल्स की लेयर है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, जिसको हमने वहाँ ब्लास्टोडर्म भी कहा था, और अंदर क्या चीज़ थी, खाली जगह, ऐसे ही है। तो जब इनके अंदर फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, ये देखिए ये सेल है, ये सेल जो है ये अंदर की तरफ को फोल्ड स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया, तो इससे क्या होता है कि जो बाहर वाली लेयर है वो क्या कहलाती है, एक्टोडर्म
एक्टोडर्म। दूसरी कौन सी लेयर, अंदर वाली कौन सी, ये एंडोडर्म की मुश्तमिल हो गई। यानी ये आपके कोर्स में नहीं, लेकिन समझाने के लिए है कि मैं आगे जाके बताऊंगा कि एक्टो एंडो कैसे बनती है। यानी ऐसा एम्ब्रियो जिसके अंदर ये 3 लेयर्स वाजे हो जाएं, कौन कौन सी, एक्टो, एंडो और मीजोडर्म, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन स्टेज। अब मैं ह्यूमन की तरफ आ रहा हूँ क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर ह्यूमन चलेगा। तो यहाँ पे 2-3 MCQ हैं। ह्यूमन के अंदर गैस्ट्रुलेशन शुरू होती है अबाउट 15th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद ट्रोफोब्लास्ट थिकन्स एट 1 पॉइंट टू फॉर्म इनर सेल मैस, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये स्टेज आ गई कौन सी वाली, मॉर्यूला स्टेज। ये देखें दूसरी स्टेज आ गई जिसमें अंदर क्या था, खाली जगह, बाहर क्या चीज़ थी, ट्रोफोब्लास्ट, और ये क्या है, इनर सेल मैस। तो यहाँ भी देखें ट्रोफोब्लास्ट थिकन्स एट 1 पॉइंट, ये देखें ये है बाहर वाली लेयर जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। अब ट्रोफोब्लास्ट, ये वाली जो ट्रोफोब्लास्ट है यहाँ से थोड़ी सी क्या हो चुकी है, थिक, वजह कि यहाँ पे सेल इकट्ठे हुए हुए हैं, ठीक है। डायग्राम के साथ इसको मैच करें। अब वो कहता है आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बारे में क्या बताया था कि जब जाइगोट कहाँ जाके जुड़ता है, एंडोमीट्रियम में, यूट्रस की, याद आ गया। इनर सेल mass grows and split forming 2 fluid filled cavity bounded by amnion and filled by amniotic fluid। अब बड़े ध्यान से सुनना, ये सारा डायग्राम बेस चलेगा। ये जो इनर सेल मैस है, ये इनर सेल मैस जो है ये एक साइड पे जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, सेंटर में आना शुरू हो जाएगा। या ब्लू लेयर नजर आ रही है आपको, ठीक है, ये आपके सामने, ये देखें। तो इससे क्या होता है, इसके दरमियान में आने से ये जो सेल्स हैं ये ऊपर की तरफ को भी कवर कर गए, यानी ऊपर वाली लेयर कौन सी थी, ट्रोफोब्लास्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट चल रही है, और ये सेल नीचे को भी फैल गए और दरमियान में भी आ गए, ऐसे ही है। इससे क्या हुआ, 2 कैविटीज बन गई, 2 खाली जगह बन गई। जैसे ऊपर वाला जो है ये बन गया एमनियोटिक सैक और नीचे वाला बन गया यॉर्क सैक, 2 कैविटीज बन गई। ऊपर वाला कौन सा बन गया, एमनियोटिक सैक कवर्ड बाय एमनियोटिक मेम्ब्रेन, दिस इज द यॉर्क सैक, ठीक है। तो ये यॉर्क सैक है इसमें। तो यहाँ पे 2 चीजें आ गई। तो यहाँ पे आफ्टर इम्प्लांटेशन सेल मैस ग्रोज एंड स्प्लिट फॉर्मिंग 2 फ्लूइड फिल्ड सैक्स बाउंडेड बाय एमनियन, ठीक है, एंड बाय द एमनियोटिक फ्लूइड। अगेन मैं चलूंगा यहाँ पे, यहाँ भी फ्लूइड होता है। यहाँ पे अगर ये एमनियोटिक कैविटी है तो यहाँ फ्लूइड जो होगा उसको क्या बोलेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड बोलेंगे, फिल्ड में, ठीक है। द अदर यॉर्क सैक एंड डू नॉट कंटेन यॉर्क। अच्छा, यहाँ पे बड़ी कमाल की बात यह है कि इंसानों के अंदर यहाँ पे अगर परिंदा होगा तो यहाँ पे क्या चीज़ होगी, यॉर्क होगी, लेकिन इंसानों में, मैमल्स के अंदर यहाँ पे यॉर्क नहीं होती। यॉर्क क्यों नहीं होती इंसान के जाइगोट में, क्योंकि इंसान के बच्चे ने माँ से डायरेक्ट खुराक लेनी होती है। परिंदों ने क्योंकि यॉर्क से लेनी होती है, वो क्योंकि अंडे के अंदर बंद होते हैं, तो इसलिए इंसान के अंदर यॉर्क सैक तो होती है लेकिन यॉर्क नहीं होती, ठीक है। तो ये आपने इसमें बताना है। उसके बाद एट दिस स्टेज द एम्ब्रियोनिक डिस्क कंसिस्ट ऑफ एन अपर लेयर एंड द लोअर लेयर। बस मैं एंड कर रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो दरमियान में जो लाइन इकट्ठी हुई है, ये ब्लू वाली और ये येलो वाली, इस लाइन को क्या बोलना है, एमनियोटिक डिस्क या एम्ब्रियोनिक डिस्क इसको बोलना है। तो ये बनेगा एम्ब्रियोनिक डिस्क, अपर एंड द लोअर। अब यहाँ पे जरा एंड कर रहा हूँ, इसमें क्या करना है, ये देखें, ये क्या है, एम्ब्रियोनिक डिस्क। एम्ब्रियोनिक डिस्क के अंदर आपको 2 लेयर्स नजर आ रही हैं, एक ब्लू वाली और एक येलो वाली। ये जो ब्लू वाली है इसको हम लोग कहेंगे एपीब्लास्ट, क्या कहेंगे, एपीब्लास्ट। और ये जो येलो वाली है इसको क्या बोलेंगे, हाइपोब्लास्ट। अब मैंने बनाना क्या है, हम लोग कर रहे हैं गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन क्या चीज़ थी जिसके अंदर क्या बनती हैं, 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। तो कहानी स्टार्ट होगी एपीब्लास्ट से और हाइपोब्लास्ट से। ये अब याद रख लो एमसीक्यू में कि जो एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट से फ्यूचर में 2 लेयर्स बनेगी। ये वाली जो है ये एपीब्लास्ट आ जाएगी। एपीब्लास्ट से निकाल बनाऊंगा इंशाल्लाह। इसमें एक बनेगी, इससे एक्टोडर्म, एक्टोडर्म बनेगी, और इससे बनेगी मीजोडर्म। क्या बनेगी, मीजोडर्म बनेगी। जबकि ये कौन सी थी, हाइपोब्लास्ट। कौन सी, हाइपोब्लास्ट। तो हाइपोब्लास्ट
नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हाइपोब्लास्ट से बनती है कौन सी लेयर, एंडोडर्म। ठीक है जी, तो कोई क्वेश्चन?